इनके शिक्षार्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान का विकास पढ़ेंगे। दोस्तों, 1757 ईस्वी की प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध बाद 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत पर शिकंजा धीरे धीरे कसता चला गया और ये शिकंजे को बनाए रखने के लिए समय समय पर अंग्रेज़ों द्वारा कई एक्ट पारित किए गए, जो यही आगे चलकर हमारे संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। बंगाल का गवर्नर, उसको नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी बंगाल का गवर्नर को नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग हुआ। दूसरा पॉइंट है 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंतर्गत क्या है कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया गया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन को आरंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कौन कौन से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए काम करते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? राजनीतिक मामलों के बारे में विचार विमर्श। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखता था। अगला चार्टर अधिनियम है। चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793। इसके अंतर्गत क्या है? पहला पॉइंट, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दी जाने की व्यवस्था की गई। यानी जो नियंत्रण बोर्ड के जो दोनों बोर्ड हैं, उनमें जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी सदस्य हैं, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था की गई। यानी ब्रिटिश काउंसिल से न मिलके उनको सीधे आपको भारतीय राजस्व से इनको पेमेंट किया जाएगा। उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई। इसमें अगला पॉइंट है कंपनी के शासन का अधिकार पत्र 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। यानी जो कंपनी है, कंपनी का शासन अधिकार पत्र, यानी कंपनी का भारत पर व्यापार करने का अधिकार वह 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813, ये इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला है इसमें, इस अधिनियम में कंपनी के अधिकार पत्र को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एक बार फिर से इसको देखते हैं। इस अधिनियम में कंपनी के अधिकार पत्र को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी इससे पहले आप देखे थे चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी में कंपनी के आधार पर कंपनी के शासन का अधिकार पत्र 20 वर्षों तक बढ़ा गया था, और इसमें फिर 1813 में फिर से पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला इसमें कुछ और है, कंपनी के भारत पर व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। कंपनी के भारत पर व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार नहीं, यानी चीन के साथ और पूर्वी जो देश हैं उसमें चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सारा व्यापार कंपनी के एकाधिकार से छीन लिया गया। इस अधिनियम के तहत
1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई, जिससे वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्या है, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी, इससे पहले आप 1813 में देखे थे कि चाय और पूर्वी देशों में चाय और चीन से संबंधित व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास था, लेकिन 1833 में कंपनी के व्यापार पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया 1833 अधिनियम में। इसमें दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो द्वारा किया गया। मतलब यह है कि इसी अधिनियम में, जो आपका 1833 अधिनियम है, इसी अधिनियम में दास प्रथा को गैर कानूनी बताया गया और उसके 10 साल बाद 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। एक बार फिर से देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और उसके 10 साल बाद लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुए। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत, जो ये आपका 1833 अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसी अधिनियम के धारा 87 के तहत व्यक्ति का धर्म, जाति, वंश, रंग के आधार पर सरकारी नौकरियों के में अयोग्य ठहराना गैर कानूनी बताया गया। यानी 1833 अधिनियम के धारा 87 के तहत किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति, वंश या रंग के आधार पर सरकारी नौकरियों में अयोग्य ठहराया जाना गैर कानूनी बताया गया। पांचवा है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। मतलब कि इसी अधिनियम के तहत विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1853। सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1853। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश काउंसिल को सौंपा गया, क्योंकि यह भी बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि 1857 की में क्रांति हुई थी, उसके बाद ये तुरंत ही अधिनियम आया था। इस अधिनियम के बाद इसमें ये लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश काउंसिल को सौंपा गया। इसका मतलब यह है कि अब जो है कंपनी शासन नहीं करेगी भारत पर, अब शासन कौन करेगा? ब्रिटिश काउंसिल, यानी सीधे ब्रिटेन की संसद भारत पर अब शासन करेगी। दूसरा है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और इसी अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया। यानी 1858 अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। इससे पहले आपने 1773 में देखा था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद दिया गया,
फिर उसके बाद 1833 में आपने देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब 1858 के में बंगाल के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी अब वो भारत का वायसराय कहलाएगा। और प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। और परीक्षा में ये पूछ दे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग हुए। इस प्रकार से प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत सचिव पद का प्रावधान। भारत सचिव यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक मेंबर भारत में सचिव के रूप में काम करेगा, जो भारत की सभी गतिविधियों को, प्रशासनिक गतिविधियों को जांचेगा और उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश काउंसिल को भेजेगा। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का गठन किया गया, यानी भारत परिषद की सहायता करने के लिए, इसमें भारत सदस्यों की सहायता करने के लिए 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी इस अधिनियम के पहले गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसी अधिनियम के तहत विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन इसी अधिनियम के तहत किया गया। और एग्जाम में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के तहत विधानसभा को जोड़ा गया था, यानी विधानसभा के सबसे पहली प्रावधान यहाँ से ही मिलता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 इसके तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी भारत इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। इसी के तहत पहली बार भारतीयों को राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी इससे पहले जब बजट तैयार किया जाता था तो उस समय भारतीयों को न तो बहस करने का न तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन इस अधिनियम के बाद भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसमें मार्ले जो है उस समय के भारत सचिव थे और मिंटो जो है गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, अर्थात इससे पहले पृथक निर्वाचन का प्रावधान नहीं था। अंग्रेजों ने ये उपाय लगाया कि फूट डालो और राज करो, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को अलग पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया उनके लिए, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों में कट्टरता बढ़ जाए और हम उन पर आसानी से शासन कर सकें। इससे पहले वाले अधिनियम में बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था, और सार्वजनिक हित के विषयों को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस अधिनियम के तहत 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों का प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले हमने आपसे बताया कि प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार तो था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। तो मत देने का अधिकार मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत दिया गया। अगला है एक चीज और मित्रों, लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं।
इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई कहाँ पे? केंद्र में। वो कौन कौन सी है? पहला है राज्य परिषद, दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। ये आपका उच्च सदन होता है, ये आपका निम्न सदन होता है। राज्य परिषद उच्च सदन होता है, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन होता है। राज्य परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 60 थी और जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। कितनी थी? 144। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 का निर्वाचन किया जाता था और 40 को मनोनीत किया जाता था। 104 का निर्वाचन किया जाता था, 40 को मनोनीत किया जाता था और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। कितना वर्ष होता था? 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया और इसमें दो प्रकार के वर्गों को विभाजित किया गया। यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई और उसमें 2 विषय लिए गए। कौन कौन से? पहला है आरक्षित विषय, पेंशन, वित्त, भूमि, न्याय, पुलिस। आरक्षित विषय का प्रावधान, आरक्षित विषय पर जो है आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। जबकि अगला है आपका हस्ताक्षरित में कौन सा है? शिक्षा, पुलिस, चिकित्सा। इस पर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। 2 बातें हैं कि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 एक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें विषय है शिक्षा, पुस्तकालय, चिकित्सा। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत भारत में अखिल भारतीय संघ के रूप को स्वीकार किया गया। यानी इसके अंतर्गत ब्रिटिश काउंसिल द्वारा स्वीकार किया गया कि भारत एक प्रांतों का समूह है। इसी के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में इसी अधिनियम के तहत द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का तथा संघीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में स्थापना की गई तथा दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का दिल्ली में स्थापना की गई तथा संघीय बैंक यानी रिजर्व बैंक की स्थापना मुंबई में की गई। अगला है भारत शासन अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत भारत को 2 रहेगा, यहाँ पे दोहरी नहीं 2 होगा, ये गलत है। 2 राज्यों में विभाजित किया गया, एक पाकिस्तान हुआ, एक इंडिया हो गया। ये आपको 14 अगस्त की रात को भारत को आज़ादी मिल गई थी। भारत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? बंगाल के गवर्नर को पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था और पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। और कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश में कौन थे? सर एलिजा एम्पे। अगला ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 है। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन को प्रारंभ किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? राजनीतिक मामलों को देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखता था। अगला चार्टर अधिनियम 1793। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया, यानी राजस्व से दिया जाएगा उनको वेतन, इसका प्रावधान किया गया। अगला कंपनी के शासन का अधिकार पत्र 20 वर्षों तक के लिए
बढ़ा दिया गया, यानी पर कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार है उसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। अगला चार्टर अधिनियम 1813 में कंपनी के अधिकार को, कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। अब कंपनी के भारत पर व्यापार करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ और पूर्वोत्तर देशों के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ ब्रिटिश का एकाधिकार रहेगा, बाकी सभी व्यापार के लिए एकाधिकार भारत से छीन लिया गया। इस अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने की छूट दी गई तथा ताकि ईसाई आकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी के पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और उसमें तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो द्वारा इसका उन्मूलन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो गए। और इसी अधिनियम के धारा 87 के तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश और रंग के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसको गैर कानूनी बताया गया। विधि परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। चार्टर अधिनियम 1853 में इस अधिनियम के तहत सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का कराने का प्रावधान किया गया, यानी इसके अंतर्गत भारत में नामजदगी का सिद्धांत खत्म कर दिया गया और कंपनियों में रखने के लिए सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने का प्रावधान किया गया। 1858 अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के सचिव पद का प्रावधान किया गया इसी अधिनियम के तहत और भारत के सचिव के लिए 15 सदस्यों की सहायता करने वाली एक भारत परिषद का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1861 पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी इसमें पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और इसी अधिनियम के तहत विधानसभा का गठन किया गया, यानी विधानसभा का पहली बार अगर कहीं साक्ष्य मिलता है तो वो भारत शासन अधिनियम 1861 में मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1892 इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत की गई। क्या की गई? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसी के तहत भारत में पहली बार भारतीयों को राजस्व, व्यय अथवा बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1909 पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान पार्लियामेंट ऑफ सुधार में ही किया गया। और पहली बार ही भारतीयों को बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और प्रश्न पूछने का, मत देने का अधिकार भी दिया गया। इससे पहले मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन मत देने का अधिकार इसमें मिला और सार्वजनिक हितों पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत मिला। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत पहला आपका राज्य परिषद है और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा। कौन कौन सा है? राज्य परिषद है
और केंद्रीय विधानसभा है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 40 थी और इसमें कितनी है 144 है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष है। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रणाली का प्रवर्तन किया गया जिसमें 2 वर्गों में विषयों को विभाजित किया गया। कौन कौन से विषय हैं? एक है आरक्षित विषय, इसमें पेंशन, वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस आदि आते हैं। और दूसरा है हस्तांतरित पक्ष विषय, जिसमें शिक्षा, पुस्तकालय, चिकित्सा आदि आते हैं। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। भारत शासन अधिनियम 1935, इसके अंतर्गत भारत में अखिल भारतीय संघ के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी इसके अंतर्गत भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए यह स्वीकार किया गया कि भारत एक विभिन्न प्रांतों का समूह है। इसी के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय तथा संघीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम के तहत भारत को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए और उनको ब्रिटिश सत्ता सौंप दी गई। सत्ता का उत्तरदायी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इसका PDF हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।